गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो इस पोर्शन में हमने ये जाना था कि राजपूत किंग्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए, और उन्होंने काफ़ी सारे ब्यूटीफुल पैलेसेस, फोर्ट्स और टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करी थी, जिनमें से द फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़, कलांजार, ग्वालियर एंड रणथंबोर जो कि फेमस है इंडियन हिस्ट्री में। कुछ फेमस टेम्पल्स भी थे उस टाइम पे जो कि नॉर्दर्न इंडिया में हैं, जैसे कि खजुराहो इन बुंदेलखंड, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क इन उड़ीसा। तो ये सारे टेम्पल्स की भी कंस्ट्रक्शन करी थी राजपूत किंग्स के द्वारा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था द खंडारिया महादेवा टेम्पल के बारे में, जो कि एक बेहतरीन टेम्पल है इंडिया में, और इसे बनाया गया है एक ऊंचे से बेसमेंट में जिसकी कोई फोल्ड नहीं है, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। फिर हमने जाना था जैन टेम्पल्स के बारे में, जो कि माउंट आबू में है, जिसका भी कंस्ट्रक्शन एक ऊंचे प्लेटफॉर्म में किया गया था, और इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर्स ऑफ सोलंकी रूलर्स के द्वारा किया गया था गुजरात के। फिर हमने जाना द मुक्तेश्वरा टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। इस छोटे से टेम्पल में कोई पिलर्स नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी कलाकृतियों से डेकोरेटेड है, स्कल्पचर से डेकोरेटेड है। और जो लिंग राजा और राजा रानी टेम्पल्स है भुवनेश्वर में, वो आर्ट ऑफ उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने जाना था जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जो कि बहुत बड़ी है साइज़ में कंपेयर टू लिंगराजा टेम्पल, और इसके स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी बड़े हैं, और अदरवाइज़ इसे माना जाता है कॉपी ऑफ लिंगराजा टेम्पल। फिर हमने जाना था सन टेम्पल के बारे में, जो कि कोणार्क में है, जिसको बिल्ड किया गया था किंग नरसिम्हा के टाइम पे, जो कि बिलोंग करते थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। ये डेडिकेटेड है गॉड सन के लिए, और जिसे बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा, क्योंकि इसके ब्लैक कलर के लिए। फिर हमने जाना था टावर ऑफ विक्ट्री, जो कि चित्तौड़ में है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है राजपूत आर्किटेक्चर के लिए, और ये एक 9 मंजिला स्ट्रक्चर है जो कि डेकोरेटेड है स्टैचूज से। अब हम जानेंगे पेंटिंग्स के बारे में। राजपूत पेंटिंग्स एक बहुत ही गहरा रिलेशन शो करते हैं आर्ट को रिलीजन के साथ। जो पेंटिंग्स होती है वो ये बताते हैं कॉमन मैन के लाइफ के बारे में, और जो पेंटिंग्स जो बनाई गई थी उनमें काफ़ी अच्छे कलर्स की भी यूज़ की गई थी। और ये पेंटिंग्स डिवाइडेड है राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल्स के दोनों के बीचों बीच ये डिवाइडेड है ये पेंटिंग्स। और ये टेक्निक जो इन दोनों पेंटिंग्स के लिए यूज़ की गई थी वो दोनों ही सेम है। और जो सब्जेक्ट मैटर होती है राजस्थानी पेंटिंग्स की, वो होती है कृष्ण चरित्र, चित्र, कोर्ट सीन्स ऑफ रॉयल। तो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं या फिर सब्जेक्ट मैटर होते हैं राजस्थानी पेंटिंग्स के लिए। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बोला जाता है। इस स्कूल को डिवाइड किया गया है काफ़ी छोटे छोटे स्कूल्स में, जैसे कि कांगड़ा, द गुलेर, द चंबा एंड द बसौली। और जो एटमॉस्फेयर होती है वहाँ की नेचुरल ब्यूटी की, यानी कि जो चारों तरफ की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो ज़्यादा ही मोटिवेट करती है जो वहाँ पे पेंटिंग्स बनाते हैं, जो आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं हर तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए। और जो पेंटिंग्स भी थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित हुए थे भक्ति रिलीजन से। कल्ट का मतलब रिलीजन। और ये पेंटिंग्स दिखाते थे राधा कृष्ण के बारे में, गोवर्धन के बारे में, नाल दमयंती सीन्स फ्रॉम रामायण के बारे में, महाभारत की। तो ये सारे आर्टिस्टिक स्किल्स पेंटर्स अपने पेंटिंग्स के द्वारा शो करते थे। अब हम पढ़ेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ एंड महमूद ऑफ गजनी। तो जैसे कि हमने पहले भी नोटिस किया है कि जो भी रूलिंग डायनेस्टीज़ कोई भी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती थी, वो उस टाइम पे साथ ही साथ ये भी कोशिश करती थी कि वो बाकी जो एरियाज़ हैं उनको भी अंडर कंट्रोल ले। उनमें से पर्टिकुलरली थी कन्नौज, जो कि गंगा वैली में है। तो काफ़ी सेंचुरीज़ रूलर्स जो कि गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टी, ये सारे लोगों ने काफ़ी सालों साल से फ़ाइट करी कंट्रोल ओवर कन्नौज के लिए।
क्योंकि वहाँ पे जो 3 पार्टीज़ हुआ करती थी वो ज़्यादा डायरेक्टेड हुआ करती थी टुवर्ड्स वॉर, और हिस्टोरियंस उन्हें ज़्यादातर डिस्क्राइब करते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। क्यों ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता था? क्योंकि 3 पार्टियां हमेशा ही स्ट्रगल या वॉर या फिर फाइट में इन्वॉल्व हुआ करती थी इस बीच में। और जो भी रूलिंग डायनेस्टीज़ हुआ करती थी वो ना ही सिर्फ लैंड के लिए वॉर करती थी, बल्कि प्रॉफिट, साथ ही साथ उनको जो प्रॉफिट मिले उसके लिए भी फाइट किया करती थी। बूटी का मतलब दैट इज़ फाइट। तो हमने देखा है कि रूलर्स जब भी अपने पावर्स या फिर रिसोर्सेज को शो करना चाहते थे तो वो बड़े बड़े टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन किया करते थे। तो जैसे ही कोई एक रूलर दूसरे रूलर के अगेंस्ट फाइट करता था तो वो सबसे पहला जो टारगेट वो चूज़ करते थे वो टेम्पल्स की, क्योंकि टेम्पल्स उस टाइम पे काफ़ी रिच हुआ करते थे। और इस तरीके के रूल्स या फिर आइडियाज़ को फॉलो करने वाले ऐसे ही रूलर थे सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी, जो कि अफ़गानिस्तान के थे। उन्होंने रूल करा था 997 टू 1030, और उनकी जो कंट्रोल थी वो थी सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो सुल्तान ऑफ महमूद ऑफ गज़नी वो इस तरीके के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। इन द सेंस वो हमेशा टेम्पल्स को टारगेट किया करते थे। उन्होंने इंडिया में 17 टाइम्स अटैक किया था 25 सालों में। और इस टाइम पे जो भी वो अटैक करते थे उनका सबसे पहला टारगेट था टेम्पल्स, जो कि सोमनाथ गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। और जो महमूद जो भी वेल्थ कैरी करते थे वो इस्तेमाल करते थे अपने कैपिटल सिटी गाज़नी को और भी बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए। सुल्तान महमूद वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, जिस जगह में वो भी जीत हासिल करते थे या कॉन्कर करते थे। और इसी टाइम पे उन्होंने एक ट्रस्टेड स्कॉलर अल बिरूनी उनको एक जॉब सौंपा था कि वो एक हिस्ट्री या रिटन अकाउंट लिखे सब कॉन्टिनेंट के बारे में। और ये अरेबिक वर्क जो कि किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के हिसाब से काम करता है हिस्टोरियंस के लिए। और इस सोर्स को तैयार करने के लिए अल बिरूनी ने कंसल्ट किया था काफ़ी सारे संस्कृत स्कॉलर्स से, ताकि वो इस अकाउंट को प्रिपेयर कर सके। अब हम जानेंगे वॉर फॉर लैंड। मोहम्मद गौरी भी एक ऐसे ही रूलर थे गाज़नी के, जिन्होंने इंडिया को अटैक किया था काफ़ी दफ़े। और इस दौरान उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको हारना पड़ा। इसी बीच जब भी वो कॉन्कर या फिर कब्ज़ा करना चाहते थे इंडिया के किसी भी पार्ट में, और जो उनकी अटैक हुई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट रही है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसी बैटल में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जिसकी जिस तरीके से ये मार्क्ड हो पाया कि राजपूत रूल की एंड हो रही है। और मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके गवर्नर के तौर पे, और उन्होंने उनको इंडिया में छोड़ दिया था ताकि उनके जो बाकी जो टास्क है, जो बाकी राज्यों को कॉन्कर करना या फिर उनको हासिल करना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कर सके। और मोहम्मद गौरी की मर्डर्ड हो चुके थे, वो उनकी खून हो चुकी थी, और एट द एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने रूलर ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के चैप्टर में हमने ये जाना कि 17वीं सेंचुरी में काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ उभर के आए, पर उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे वो थे राजपूत्स, जो कि सन ऑफ रूलर, जो कि 8th और 14th सेंचुरी से उन्होंने रूल करा था, जिन्हें जनरली ग्रुप ऑफ वॉरियर्स कहा जाता था, क्षत्रिय के नाम से।
फिर हमने इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमने ये जाना कि राजपूत इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेस थी फ्यूडल सिस्टम के ऊपर। फ्यूडलिज्म वो सिस्टम थी जहाँ पे लोग अपने पास लैंड रखते थे और इन रिटर्न उनको सर्विस प्रोवाइड करना था रेंट देने के बदले। और राजपूत किंगडम में डिवीज़न हुई थी इनटू स्मॉल जागीर्स जो कि ओन किया गया था जागीरदार्स के द्वारा। और ये मोस्टली रिलेटेड थे किंग से, और जागीरदार्स के पास ही मिलिट्री और या फिर आर्मी की कंट्रोल हुआ करती थी और वो ज़रूरत के टाइम पे किंग को सर्विस प्रोवाइड करते थे। फिर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट और ट्रेड में हमने ये जाना कि लैंड रेवेन्यू सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रही थी राजपूत किंगडम के लिए, और जो भी टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए गए थे कॉमर्स और ट्रेड के ऊपर वो भी एज अ सोर्स ऑफ इनकम रहे थे राजपूत किंगडम के लिए। फिर आर्मी में हमने ये जाना कि राजपूत्स काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे वॉर के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे, करेजियस हुआ करते थे, पर उनमें ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज नहीं थी, इसी के वजह से उनकी डाउनफॉल की शुरुआत हुई। फिर राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम्स में हमने ये जाना कि कास्ट सिस्टम राजपूत किंगडम के टाइम में काफ़ी डोमिनेंट तरीके से प्रिवेलेंट थी और ब्राह्मण्स काफ़ी ज़्यादा रिच बनते चले गए क्योंकि उनको फ्री लैंड दिया गया था किंग्स के द्वारा। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन में हमने ये जाना कि वुमेन सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली हुई थी और वो उनको ये भी राइट मिला हुआ था कि वो अपने एजुकेशन को भी गेन कर सके, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हुआ करती थी। और उस टाइम पे किसी भी तरीके के पर्दा सिस्टम भी नहीं फॉलो किया जाता था। रिलीजन में हमने ये जाना कि काफ़ी सारे टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन हुई थी और लोगों ने शुरुआत कर दी थी हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा। लिटरेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में हमने ये जाना कि राजपूत किंगडम के टाइम पे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुई थी और राजपूत रूलर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर और प्रोटेक्टिव थे एडुकेशन और लिटरेचर के लिए। पर उस टाइम पे मास एडुकेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेशन नहीं दिया जाता था। ये एडुकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे, और ये क्लासेस टेम्पल्स में हुआ करती थी। ब्राह्मण्स उनके टीचर्स हुआ करते थे और वेदास और ग्रामर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। फिर हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने ये जाना कि राजपूत किंग्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। उन्होंने काफ़ी सारे सुंदर पैलेसेस, फोर्ट्स एंड टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए, जैसे कि फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़, ग्वालियर और रणथंभौर, और कुछ फेमस टेम्पल्स जैसे कि खजुराहो, कोणार्क, माउंट आबू, इस तरीके की टेम्पल्स की भी कंस्ट्रक्शन करी थी। और जैसे कि जैन टेम्पल्स जो कि माउंट आबू में स्थित है। फिर पेंटिंग्स में हमने ये जाना कि राजपूत पेंटिंग्स भी एक क्लोज रिलेशन था आर्ट और रिलीजन का, और इस पेंटिंग में काफ़ी अच्छे कलर्स की यूज़ किए जाते थे और पेंटिंग्स डिवाइडेड थे राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल्स के दोनों के बीच ये डिवाइडेड थे ये पेंटिंग्स। और जो टेक्निक यूज़ की जाती थी दोनों पेंटिंग्स की सेम हुआ करती थी, और जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करती थी राजस्थानी पेंटिंग्स की वो थी कृष्ण चित्रा, ऋतु चित्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे पेंटिंग्स के, राजस्थानी पेंटिंग्स के। फिर वॉरफेयर फॉर वेल्थ में हमने ये जाना कि कोई भी रूलिंग डायनेस्टी या रूलिंग साम्राज्य एक रीजन पे वो कांस्टेंट नहीं रहते थे, वो साथ ही साथ काफ़ी जगहों को अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश करते थे। और इसी प्रोसेस में जो सिटी जैसे कि कन्नौज जो कि गंगा वैली में है, वो इसी प्रोसेस में काफ़ी सारी जो डायनेस्टीज़ हैं वो फाइट किया करती थी। दैट इज़ इस एरिया यानी कि कन्नौज एरिया के लिए काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ एक दूसरे से फाइट किया करती थी कन्नौज को अंडर कंट्रोल लेने के लिए। फिर वॉर फॉर लैंड में हमने ये जाना कि मोहम्मद गौरी जो कि एक और रूलर थे गजनी के, उन्होंने भी इंडिया को काफ़ी बार अटैक किया था, पर वो कई बार अपने अटेम्प्ट में फ़ेल हो गए थे। पर उनकी जो उन्होंने जब अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान के टेरिटरी या फिर एरिया में, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और इसी से शुरुआत हुई थी राजपूत डाउनफॉल की। फिर मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ गवर्नर, और मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद
कुतुबुद्दीन ऐबक बने रूलर ऑफ द इंडियन टेरिटरीज. So students, this is the end for this chapter. Please go through this video. Thank you.